इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कब्ज, एसिडिटी और गैस को करे कायम, कायम चूर्ण और कायम टैबलेट। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। कहा जाता है कि विकास सड़कों के जरिए आता है, इसलिए यूपी सरकार ने सड़कों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। रफ्तार पकड़ते एक्सप्रेसवे हो या फिर गांव कस्बों की कनेक्टिविटी रोड, सड़कों का जाल विकास की संभावनाओं को जगाता है, रोजगार सृजन करता है। ऐसे में यूपी सरकार के भी सड़कों के विकास के दावों का मूल्यांकन जरूरी है। आखिर जिस सड़कों के विस्तार को फोकस में रखा गया है, वास्तव में उसमें कितना धरातल पर काम हुआ है, इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हमारी आज चर्चा खास रहेगी। शुरुआत करते हैं। तो चर्चाएं खास में आज जिक्र सड़कों के जाल का, और सड़कों से क्या तस्वीर बदलेगी यूपी में, सबसे बड़ा सवाल ये। चूंकि देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, रोड कनेक्टिविटी पर लगातार योगी सरकार फोकस कर रही है और एक्सप्रेसवे का पूरा जाल पूरे प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा सकता है। शहर गांव में बेहतरीन सड़कों का जाल है, जिससे दूरियां भी कम हुई हैं निश्चित तौर पर। बुंदेलखंड को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिला, फाइटर जेट भी उतारा जा सकता है एक्सप्रेसवे पर। औद्योगिक कॉरिडोर का भी विस्तार किया गया है। एक्सप्रेसवे के कामों से रोजगार का जाहिर सी बात है सृजन भी हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और जाहिर सी बात है कि इतना काम और बुनियादी काम जब होगा तो निराशा के बादल छटेंगे। 1974 किलोमीटर निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे, 6 एक्सप्रेसवे पर काम भी चल रहा है, और जाहिर सी बात है कि जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से तेज रफ्तार के साथ सड़कों का जाल बिछ रहा है, रोजगार का सृजन होगा, विकास की अपार संभावनाएं जो हैं वो प्रदेश में अब बढ़ती नजर आ रही हैं। तो हमारी चर्चा में शामिल खास मेहमान, लेकिन फिलहाल 2 खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। केसी जैन जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, और विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन जी, आपके पास आते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इस प्राथमिकता के साथ आपकी सरकार सत्ता में आई थी कि विकास का आप जाल बुनेंगे, और वो होता हुआ प्रदेश में नजर भी आ रहा है। ये देखिए पूजा जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से प्रदेश की बागडोर उन्होंने संभाली, उसके बाद में उनका विशेष जोर इस बात पे रहा कि प्रदेश की सड़कें बेहतर, क्योंकि जिस प्रकार से इकोनॉमी में भी कहा जाता है कि शरीर के अंदर जिस प्रकार से रक्तवाहिनियां होती हैं तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है, और उसी तरीके से देश के विकास में, प्रदेश के विकास में जो सड़कें हमारी, उनका बहुत बड़ा योगदान। तो इसमें समय भी कम लगे, अच्छी सड़कें हों जिससे आवागमन में सुविधा हो, तो बिल्कुल उससे उद्योग को भी बढ़ावा मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जब से प्रदेश की जिम्मेदारी ली है, उसके बाद में कई सारे एक्सप्रेसवे बने। अभी आपने 2-3 एक्सप्रेसवे का जिक्र भी किया, और चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बन करके आज की डेट पे तैयार है। और कई सारे एक्सप्रेसवे पे 5 से 6 एक्सप्रेसवे पे लगातार काम भी चल रहा है। केंद्र भी लगातार प्रदेश को सहयोग कर रहा है। जो ग्रामीण सड़कें हैं उन पे भी काम हो रहा है, और ग्रामीण सड़कें जो शहरों तक आती हैं उन पे भी काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में जो ग्रामीण स्तर पे सड़कें हैं उन पे भी लगातार काम हो रहा है। और अब तक लगभग मार्च तक की ये रिपोर्ट थी कि 5000 किलोमीटर की सड़कें बन करके तैयार थी, और 19,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण उत्तर प्रदेश में होना है। तो लगातार उस पर काम हो रहा है, और खास करके जो जिलों के औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें पानी की व्यवस्था अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो, आवागमन की सुविधा हो। जो खास करके उद्योगपति बाहर से आना चाहते, उद्योग लगाना चाहते, या हमारे यही के लोग जो अपने उद्योग लगाना चाहते हैं उन क्षेत्रों में, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इस पे भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष जोर दिया है। और खास करके जो ओडीओपी के अंतर्गत जो चयनित जिले हैं जिनमें ज्यादा प्रोडक्शन होता है और जिनका हम निर्यात बाहर कर रहे हैं, ऐसे जिलों पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया, और वहाँ की जिन चीजों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पे भी जो टैक्स है वो भी कम किया सरकार ने। और ओडीओपी के अंतर्गत
उद्योग जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए भी सरकार ने बड़ा प्रयास किया और बड़े स्तर पे सरकार ने लोन भी उसमें बांटा है और बहुत सस्ता लोन बांटा है, जिससे कि स्वरोजगार की तरफ भी जो हमारे प्रदेश की जनता है उसको प्रेरणा मिली। जी, विजय दुबे जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ, क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र तब आपका ज्यादा मजबूत होता है जब मजबूत सरकार के साथ विपक्ष भी धारदार हो। तो ये बताइए कि मनोज यादव जी जो जिक्र कर रहे हैं केसी जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, की बहुत विकास के साथ लगातार सरकार आगे बढ़ रही है, आपकी पैनी नजर यानी विपक्ष की पैनी नजर किस तरह देख रही है इस विकास की रफ्तार को? देखिए, आपने कहा कि लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब विपक्ष धारदार होगा, ताकतवर, लेकिन मौजूदा जो सरकार है वो विपक्ष मुक्त सरकार चाहती है, यानी कि कोई इनका कंपटीटर नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई सवाल पूछने वाला व्यक्ति नहीं। तो जब आपका कोई कंपटीटर दूसरे स्टेट में नहीं होगा, कोई सवाल पूछने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो आप जो काम करेंगे वही दुनिया का सबसे बेहतर काम माना जाए। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मौजूदा सरकार पूरे देश में पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है। डेवलपमेंट पे इनकी चर्चा क्या करना, जब ये विपक्ष ही खत्म करना चाहते हैं। किसी को दो शब्द मैंने सवाल ये किया, आप तो पहले ही हार मान के बैठ गए। मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप तो विपक्ष हैं और धारदार विपक्ष हैं, कई मुद्दे लगातार उठाते हैं, आपकी पैनी नजर इन विकास कार्यों पर किस तरह से पड़ रही है? नहीं, मैं आ रहा हूँ, विकास पे ही आ रहा हूँ, लेकिन इनका विश्लेषण भी तो करना चाहिए। अगर दूल्हे की बारात जा रही तो दूल्हे का भी विश्लेषण होना चाहिए। अगर बीजेपी रूपी सरकार इस पूरे देश में लगभग कई स्टेटों में कायम है, चुनाव हारने के बाद भी बन जा रही, तो उसके डेवलपमेंट से पहले उसका विश्लेषण होना बहुत अति आवश्यक है। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों से लगभग आपकी सरकार, 6 वर्षों से बीजेपी ने वो कौन सा काम किया है जिस काम को काम समझा, जिसपे ये समझा जाए कि बड़ा बेहतर काम। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेस वे बनाया, वो एक्सप्रेस वे शानदार है, अभी भी 6 साल से चल रहा है। इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया, कह रहे हैं हमने पूर्वांचल बनाया और बुंदेलखंड बनाया। दोनों के बारे में पूरी खबर स्पष्ट रूप से जनता के सामने है कि दोनों के दोनों एक्सप्रेस वे धंस गए। इस तरह बनाया, ये जनता सवाल पूछ रही है। आप वर्ल्ड क्लास अगर फैसिलिटी देना चाहते हैं इस देश के लोगों को, तो उसकी गुणवत्ता क्या है और गुणवत्ता किस आधार पे आप उसको बेहतर बताना और दिखाना चाह रहे हैं। ठीक ठीक, विजय दुबे जी, सत्ता पक्ष विपक्ष वार पलटवार तो शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत महीनता के साथ तमाम मुद्दों को आप देखते हैं, प्रदेश की सियासत समझते हैं। सरकार तो बहुत दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष उन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। जैसा कि मनोज जी बता रहे थे कि विगत 6 वर्षों में कौन से काम किए। 2 बातों का जिक्र किया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनता है लेकिन धंस जाता है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार आप किस तरह देख रहे हैं सरकार के काम को और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसको? देखिए, होता क्या है कि आमतौर पे जो भी सरकारें आती हैं, वो हर सरकार अपने एक उसका पॉलिटिकल मोटो होता है, वो नॉन पॉलिटिकल मोटो के तहत काम नहीं, कि राजनीतिक सबके अपने टारगेट्स हैं, सबके एक सेट तौर तरीके हैं, वो उसी के तहत अपने कार्यक्रमों को तय करते हैं, अपने लक्ष्यों को आगे रखते हैं। वो चाहे रोडों के विकास की बात हो या किसी और चीज की बात हो। जहां तक बात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है, तो जो ओरिजिनल प्लान्स थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के, उसमें काफी रद्दोबदल बीजेपी की पहली सरकार ने आने के बाद किया था। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दरअसल जो है बलिया से चालू हो रहा था, तो उसको आजमगढ़ लेके आए। फिर एक दूसरा उन्होंने आजमगढ़ को गोरखपुर से जोड़ने के लिए एक दूसरा और प्लान उस पर डाला। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए पिछली 2 सरकारें ऐसी थी, मायावती की सरकार जब थी तब से इस बात की चर्चा खूब हो रही थी कि जो है गंगा एक्सप्रेस वे बनाएंगे। गंगा के बाद उसका नाम परिवर्तित होते हुए अल्टीमेटली हुआ कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है योगी सरकार ने पिछली अपने कार्यकाल में उसको मूर्त रूप दिया। लेकिन जो शिकायतें हैं विपक्ष की, अगर वो शिकायतें हैं और वो प्रैक्टिकली ऐसा है कि बैठा है कुछ जगहों पे, तो ये शिकायत तो जेन्युइन है ना, ये तो पब्लिक की शिकायत कही जाएगी, ये कोई विपक्ष की नहीं है। अगर कई जगहों पे क्वालिटी की बात अगर शिकायत आ रही है और किन्हीं जगहों पर मान लीजिए कि उसमें जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें कहीं समझौता किया गया है, चाहे वो
बैठने की बात हो, भराई की बात हो। एक्चुअली देखिए ये सब जो एक्सप्रेस बने हुए हैं इनका एक अपना सेट टारगेट है। सेट टारगेट से मतलब ये है कि ये कुछ खास समय में बहुत अधिक दूरी तक ले जाने के लिए बनाए गए हैं, जिनकी क्वालिटी जहां तक आपको याद होगा, प्रधानमंत्री आए थे सुल्तानपुर में और उन्होंने एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था और वहां पर एयरफोर्स ने अपने प्लेन्स उतारे थे। तो हम ये निश्चित तौर पे मानेंगे कि उसकी क्वालिटी बेहतर है, तभी उस पर जाकर के हम प्लेन उतारने में, लड़ाकू विमान उतारने में सफल हुए हैं। लड़ाकू विमान उतारने का सीधा मतलब है कि हमें कभी अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो हम इन एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल अपने लड़ाकू और युद्धक विमानों के लिए भी एक स्ट्रिप के रूप में कर सकते हैं, चाहे वो पूर्वांचल हो या बुंदेलखंड हो। बिल्कुल, ये कह सकते हैं, माना जा सकता है ना कि यूपी वो एक पहला राज्य जहां पर ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर फाइटर जेट्स भी उतारे जा सकते हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए लागू नहीं होता, ये देश भर के जितने भी एक्सप्रेस बनेंगे उन सबके लिए लागू होना चाहिए, मेरा जो व्यक्तिगत तौर पे मानना है। कारण ये है कि हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी ये हमको नहीं पता है। वो सुदूर जो जम्मू कश्मीर में भी पड़ सकती है, वो जो है अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ सकती है, वो देहरादून के जो है उत्तराखंड में भी कहीं पड़ सकती है। लेकिन एक पैरामीटर जो है वो तो ये है। दूसरा पैरामीटर जो मनोज जी जिसकी शिकायत कर रहे हैं, हमें उस पर भी गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर जो धंस रहे हैं जहां पर जिन जगहों पे एक्सप्रेस पे, कुछ हिस्सों को तो बहुत बेहतर हमने एक्सपेरिमेंटल वे पे दिखाया, लेकिन कुछ जगहों पे ये शिकायत अगर आ रही है तो ये क्यों आ रही है, इसको हमें जांचना जरूर चाहिए। क्योंकि ये जो है कि हम लोगों के साथ या पब्लिक के साथ उनकी जान माल की सुरक्षा, अगर मैं कहूं अगर धंसने के कारण हो सकती है रोड की, तो ये दिक्कत भी है उनके साथ में। तो ये जायज सवाल है अगर ऐसा कहीं हुआ है और रिपोर्टेड है तो। बिल्कुल, और इसकी समीक्षा या इसके ऊपर में कारण देखिए, ये एग्रीमेंट सरकार को ध्यान देना है, योजनाएं इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। रेखा शर्मा जी भी जुड़ गई हमारे साथ, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका रेखा शर्मा जी। वार पलटवार और सियासी रसाकशी तो चलता रहेगा हर मुद्दे को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी सरकार कोई योजना लागू करती है उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है उद्योगों को होगा और रोज़गार बढ़ेंगे, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। अब जिस तरह से जाल बिछ रहे हैं सड़कों के, एक्सप्रेसवे के, और सरकार बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, आप कैसे देख रही हैं बतौर इंडस्ट्रीज़? किस तरह से उद्योग फलेंगे फूलेंगे, किस तरह से रोज़गार बढ़ेंगे और लोगों को जाहिर सी बात है कि प्रत्यक्ष तौर पे ना हो लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ज़रूर इसका लाभ लोगों को मिलता है। नमस्कार। देखिए, पहले के वक्ताओं को भी मैंने सुना और जहाँ तक एक्सप्रेसवे के धंसने की बात है या रोड्स में कहीं कुछ प्रॉब्लम की बात है, तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से पॉजिटिवली लेती हूँ कि उत्तर प्रदेश एक फेल बच्चा था। पिछले सेशन में इसको हम 33% तक लाने में योगी जी कामयाब रहे और अब ये अपने मेरिट्स की तरफ जा रहा है। अनडाउटेडली बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत अच्छे से काम करना ज़रूरी है और जिसमें रोड जो है एक अहम मुद्दा था, अहम काम था, जिससे कि रोड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो उद्योग बढ़ेंगे, रोज़गार बढ़ेगा और लोगों तक सुविधाएं जाएंगी। तो मैं इसको इस तरह से मानती हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रिसर्च करती रही हूँ और रिसर्च के लिए मैं डिफरेंट स्टेट्स में विजिट करती रही हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में जाने के बारे में सोच नहीं सकते थे। बीइंग फीमेल, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू था और साथ ही साथ रोड्स पे आप रात को अकेले जाने के बारे में तो सोच नहीं सकते थे। मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम दोनों हर हफ्ते मसूरी जाया करते हैं क्योंकि हमारा वहाँ कुछ काम है। पहले मसूरी तक जाने में इतना परेशान होते थे, मेरठ में जाकर इतना जाम लग चुका होता था। अब वो जो एक्सप्रेसवे बन गया है उसने देहरादून तक पहुंचने में 4 घंटे में हम देहरादून पहुंच जाते हैं। इतना इजी रास्ता हो गया है। तो जैसे जैसे ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रोडों का जाल बिछ रहा है, ना केवल हम सहूलियत के साथ अपनी जगह पे पहुंच पा रहे हैं बल्कि सुरक्षा जो एक मेन मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण आपने कितने ही ऐसे उदाहरण सुने होंगे, कितनी घटनाएं सुनी होंगी कि सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था। इन एक्सप्रेसवे के बनने से, इन रोडों पर लाइट्स लगने से
आज आप कहीं पर भी जाइए, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाइए, आप नोएडा हमारा एक ज्वलंत उदाहरण है। नोएडा में जो सेफ्टी हो गई है, रोड्स इतनी चौड़ी और इतनी सुंदर हो गई है, उसका क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। मनोज यादव जी, आप तो 6 साल के काम गिना रहे थे, केस स्टडी हमारे बगल में बैठी है रेखा शर्मा जी और बदलते यूपी की सारी तस्वीर वो बता रही हैं। लेकिन पहले केसी जैन जी आपके पास आते हुए मनोज यादव जी सवाल पूछ रहे थे कि बीते 6 सालों में आपने क्या काम किए हैं। जो 2 एक्सप्रेसवे आप गिनवा रहे थे उनमें गड्ढे धंस गए हैं, उसका संज्ञान कौन लेगा? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है अगर आपने कोई सवाल किया है और कोई चीज पब्लिक के सामने, अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी कह रहे थे कि पब्लिक का सवाल है, जाहिर सी बात है पब्लिक का सवाल है, लेकिन इसको अगर कहीं पे कोई समस्या आई है काम में तो एक तो उसमें सुधार किया जाएगा और उसकी जांच भी होगी कि वो कहाँ पे गड़बड़ियां रही, जो स्थितियां पैदा हो। लेकिन जब सवाल खास करके विपक्ष खड़ा करता है तो वहां पर मूल्यांकन विपक्ष का भी होता है। विपक्ष जब विपक्ष सरकार में था और हम विपक्ष में थे, तब क्या स्थितियां थी। तो रेखा जी ने उसमें काफी कुछ प्रकाश डाला, काफी कुछ बताया उन्होंने। लेकिन हम आपको बता दें कि इसी लखनऊ में ही जब मेट्रो की 2-4 स्टेशन ही बने थे, तब कई जगहों पे शटरिंग गिरने की समस्या आई, कई लोग घायल हुए, मजदूर उसमें घायल हुए, पब्लिक भी उसमें घायल हुई। तो इसका मतलब क्या, पूरी मेट्रो फेल थी। और जो आगरा एक्सप्रेस पे कई जगह पे धसा, सरकार के रहते हुए कई सारी समस्याएं आई। तब जो है उस समय जो सरकार में थे और वर्तमान में विपक्ष में हैं, तब इनके बयान आते थे कि नहीं अभी काम अधूरा है, काम अभी बाकी है, अभी हम साइड उसकी बना रहे हैं, इसलिए धस गया वो, और साइडिंग से धसा हुआ है आगरा एक्सप्रेस में। तमाम जगह पे समस्याएं पेपर में भी आई, मीडिया में भी आई, उस पर चर्चा भी हुई। तो कुल मिलाकर के देखिए, विपक्ष अपना सवाल खड़ा कर रहा है, पब्लिक का इसका हम सवाल मान रहे हैं। लेकिन अगर जो है 300-350 किलोमीटर का कोई एक्सप्रेस वे है और वहां पे अगर 2, 4, 10 मीटर की जगह पे अगर कहीं कोई दिक्कत आई है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरा एक्सप्रेस वे फेल है, क्योंकि उसी पे फाइटर विमान भी उतरे, उसी पे जेट विमान भी उतरे, उसी पे जो है हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज भी उसके उतरे। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरा आपका आगरा एक्सप्रेस वे, पूरा आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहीं पे फेल है। हाँ, कुछ समस्याएं आई हैं बारिश की वजह से या किन्हीं कारणों से, उसकी जांच भी हो रही है और उसको तत्काल सुधार भी किया गया। बिल्कुल, तो पहले से बहुत मेंटेन कर दिया गया, अब वहां पे ऐसी समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, सवाल आपका हम खाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सवाल उठता है तो इसके पहले जो एक्सप्रेसवे बने, क्या उसमें समस्या नहीं आई? क्या मेट्रो बन रही थी तो क्या शटरिंग वहां पे नहीं गिरी? क्या वहां पे समस्याएं नहीं आई? तो इन चीजों को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जब कोई निर्माण कार्य होता है तो कहीं कुछ समस्याएं आती है, लेकिन उनको समय रहते अगर दूर कर लिया जाए तो वो समस्याएं नहीं रह जाती, उनको समस्या की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो वो सारी समस्याएं दूर कर ली गई हैं और उसकी जांच भी हो रही है। जो कॉन्ट्रैक्टर थे इसमें, उनसे भी बातचीत की गई, उनको नोटिस भी जारी किया गया है सरकार की तरफ से कि आपका कार्य जो है वो संतोषपूर्ण नहीं रहा, इतनी जल्दी उसमें समस्या क्यों आ गई। लेकिन 350 किलोमीटर में अगर 2, 4, 5 मीटर की दूरी में अगर कहीं कोई समस्या आती है उसको भी दूर कर लिया गया। दूसरी बात ये कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी 19,000 किलोमीटर सड़कें, ये तो एक्सप्रेसवे की बात होगी, लेकिन जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में लगभग 5,000 किलोमीटर का काम जो है वो मार्च 2022 तक पूरा कर लिया गया और उसके बाद से इधर 3-4 महीनों में लगभग 3,000 किलोमीटर का काम और पूरा किया गया है। जो 4,500 किलोमीटर का जो लक्ष्य था उसमें से 3,000 किलोमीटर का कार्य अब तक पूरा हो गया है। सत्र का पूरा उद्देश्य था 19,000 किलोमीटर तक पहुंचने का टोटल मिला करके, जिनमें से लगभग 10,000 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है और बाकी 9 से 10,000 किलोमीटर का काम भी बचा हुआ है। ठीक है, तो पूरे सत्र के लिए वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए, पूरे एजेंडे के साथ विकास कर रहे हैं, बिल्कुल एक पूरे रोड मैप के साथ मनोज यादव जी, पूरे रोड मैप के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और जैसा कि जैन साहब कह रहे हैं, सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। अगर इतने बड़े स्ट्रेच में कुछ 1 मीटर में खराबी है तो वो गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका ये कहना है कि उनका कॉलर मेरे कॉलर से ज्यादा काला है और ये तो कोई कह सकते हैं कि ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। आपको समझना चाहिए कि सुधार की बात वो खुद कह रहे हैं कि जांच भी हो रही है, हमने समझा भी है, मामले को संज्ञान भी लिया गया है, यानी सरकार काम भी करवा रही है और अगर गलती है तो उसे मान भी रही है। मनोज यादव जी, माफ करिएगा पूजा जी, मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिबेट दूसरी तरफ चली गई। अगर सरकारी काम में
कोई काम खराब होता है, भ्रष्टाचार पाया जाता है, कमी पाई जाती है, वहां पे पनिशमेंट, भ्रष्टाचार की बू आती है वहां से और उस पर कार्रवाई होती है। आप सुधार कर लेंगे, गजब बात है। ये तो पहली बार हिंदुस्तान में मैं सुना, सुधार कर लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे इनके बेसिक शिक्षा मंत्री के मनोज भाई यादव ने, जी, अगर सरकार गलती नहीं मानती तो आप कहते हैं सरकार मानती नहीं। अब जब जैन साहब कह रहे हैं कि इतने बड़े स्ट्रेच में थोड़ी सी गलती हो जाएगी, लेकिन सरकार ने संज्ञान लिया है, जांच हो रही है, लेकिन जिस मैं रफ्तार कह के रहा साथ हूं, सरकार काम कर रही है ना, वो तो प्रशंसनीय है सर। ना 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 ना, ये बात, ये फिर तो कोई मतलब नहीं। पूर्व की सरकारों में काम कमी के बेस पे आप रिवर फ्रंट पे कह रहे हैं कि इसमें इतना पैसा खर्च हो गया और ये कमी, तो काहे के लिए आप इतने लोगों को एफआईआर करके जेल भेज दिए? क्यों भेज दिया आपने? भाई आपने कहा ना काम नहीं सही हुआ, तभी तो आपने जेल भेज दिया। काम तो हुआ ना, आप ही ने तो बताया कि इसमें ज्यादा पैसे लग गए और भी काम पूरा नहीं हो पाया। किस आधार पे आपने किसी को भ्रष्टाचारी बना दिया? और अगर हम आवाज उठाएं तो ना भैया सब सही हो रहा है और ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है, गलती है, गलती माने ले रहे हैं। नहीं, जैन साहब तो ये भी कह रहे हैं कि एक्शन होगा, जो कल्प्रिट होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। मनोज जी, पूजा जी, मुझे अगर अपनी बात पूरी कर लेने की तो बेहतर हो। नहीं सर, बात तो आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन बीच में पॉइंट्स तो हम रखेंगे ना। उन्होंने ये भी कहा है कि संज्ञान भी लिया गया है। 30,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ, जलकर नल योजना जो हर गांव हर घर जल होनी होती, कौन सी जांच हो गई? इसके बारे में बताऊं। और हमारी जो बहन बैठी है इसमें, कितने प्यार से उन्होंने कह दिया ना कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश में सारी महिलाएं सुरक्षित है। मेरे ख्याल से मेरी बहन ने पता नहीं कौन सा चश्मा लगा लिया। उन्नाव की उस बेटी के बारे में सर पता नहीं, जिसका पूरा परिवार बीजेपी के लोगों ने तबाह कर दिया, कैसे उसकी जिंदगी रेप तक हुआ, उसके बाप की हत्या तक हो गई। आप वो घटना भूल गए जब किसानों के ऊपर बीजेपी का नेता गाड़ी चढ़ा के रौंद के मार देता है? आपको उत्तर प्रदेश खुशहाल लग रहा है? चलिए मनोज, धन्यवाद आपको। अब आप भटक रहे हैं धन्यवाद सर। आपको। बात सड़कों के विकास की, सड़कों के जाल की बात कर रहे हैं मनोज जी। डिबेट में इतनी सारी मनोज जी, बातें कह दी वापस गई लौटते हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर है। हाँ। तो फिर चर्चा किस बात की? नहीं, जब चर्चा all is फिलहाल हम well सड़कों है, पर, तो आप सड़कों के घंटी जाल बजाइए। को लेकर कर रहे हैं मनोज जी। मैं तो सभी पैनल में बैठे लोगों से कहूंगा कि लोकतंत्र को, आप ही का शब्द था, लोकतंत्र को धारदार बनाना चाहिए, संविधान हमारा मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ ऑल इज वेल है तो क्या जरूरत मनोज यादव की? क्या जरूरत आपके कोई पैनल में बैठा पत्रकार अपना विश्लेषण करे? अरे ऑल इज वेल है तो ऑल इज वेल रखो। बीजेपी मंत्रमुग्ध होकर अपना काम करती रहे और इस प्रदेश को गर्त में लेती जाती। नहीं मनोज जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो जिसका जिक्र कर रही है सरकार की, सड़कों का हम जाल बिछा रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, अब बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तो तरक्की करेगा प्रदेश, आप इससे सहमत नहीं है? मैं एक उदाहरण देखिए बताया दे रहा हूँ आपको, तरक्की पता चल जाएगी। अगर रोड बन रहे हैं तो रोड काहे के लिए बन रहे हैं? अच्छे यातायात के लिए और व्यापार को सुलभ और सरल बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो पहले से कनेक्ट था पूर्व की सरकार से दिल्ली से, हमने किसानों के लिए मंडियां बनाई, हमने किसानों की व्यवस्था के लिए आलू मंडी बनाई, आम की मंडी बनाई और पूरे अनाज की मंडी बनाई। कौन सी मंडी का काम पूरा कर दिया 6 साल में साहब? आपने कौन सी मंडी का काम पूरा कर दिया? तो क्या सपोर्टिव है ये रोडे? कौन से काम आएंगे ये रोडे? ये बताइए ना। नहीं, जो काम बचे होंगे, जो काम उनकी स्ट्रैटेजी में होंगे मनोज जी, वो तो काम करेंगे ही। विजय जी आपके पास आते हुए, विजय जी आप ठीक मनोज जी वापस लौटेंगे सर, सबको चर्चा में शामिल करते हैं। विजय जी आपके पास आते हुए, सीएम योगी की धमाकेदार ये दूसरी पारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि दावे भी हो रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, योजनाएं भी खूब लागू हो रही हैं और 2027 तक राज्य की इकोनॉमी को योगी सरकार 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ सर आगे बढ़ रही है। विजय जी, आपको लगता है कि इसमें बहुत जरूरत है, जो बुनियादी ढांचा है यूपी का, वहां की सड़कों का, उसको मजबूत करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए, जो सरकार के लक्ष्य है, जहां तक बात आपने कही कि मार्केट और इकोनॉमी को जोड़ने वाली बात हो, वो अगर योगी सरकार ने कुछ टारगेट तय किया है कि हमें जो है कितने बिलियन का टारगेट लेके चलना है और इतना हमको करना है, तो ये योगी सरकार को लक्ष्य रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेसिक सवाल ये है कि आपने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं वो आपके टारगेट को पूरा करने में कैसे और कितने इफेक्टिव हैं, वो कैसे काम करेंगे, इसकी क्या रोड मैपिंग है, इसकी क्या आपने प्लानिंग की है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, आपने एक मान लीजिए जैसे मनोज जी कह रहे थे कि आगरा एक्सप्रेस बनाया गया और उसको मंडियां नहीं बनाएंगे, तो ये जब आगरा एक्सप्रेस वे भी उत्तर प्रदेश के ही लोगों के लिए बना है और उत्तर प्रदेश के लोगों के ही
कंट्रीब्यूशन से बना है, उनके टैक्स पेयर्स का पैसा है, कहीं बाहर से नहीं आया है। सरकार ने अपने बजट प्लानिंग के तहत उसको कोई बनाया है, ठीक है। अब दूसरा एक्सप्रेस वे बनता है, वो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी ऐसे निश्चित तौर पर फोकस पॉइंट तय किए गए होंगे और ये कहा गया होगा कि इन शहरों को, इन मंडियों को, इन क्षेत्रों को, इनको जोड़ करके हम कुछ इकोनॉमिकल जोन डेवलप करेंगे। इन इकोनॉमिकल जोन्स के थ्रू हमारा जो मार्केट है वो हम इस इलाके से जुड़े किसानों को बेनिफिट देंगे, इस इलाके से जुड़े कमर्शियल जो जैसे मान लीजिए कि बनारस की या भदोही की बात करें या पूर्वांचल में आजमगढ़ की बात करें, तो जो यहाँ से जो कारीगरी के काम होने वाले हैं, जो आपके साड़ियों के काम हैं या एक्सपोर्ट की वर्किंग जितनी भी है, तो क्या उनकी जोड़ने के लिए भी कोई सरकार की अपनी योजना होगी ना कि हमने एक्सप्रेस वे बना के दे दिया, एक्सप्रेस वे से हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो गया, तो क्या वो मार्केट भी इसके साथ में, मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि आप किस तरीके से उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कर रहे हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक वेलफेयर। मैं बात जो कह रहा हूँ, रोजगार उन्नत बात कैसे हो पाएगी, वो लोगों को काम कैसे मिलेगा, इसकी क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, क्या केवल रोड का? देखिए एक बहुत स्पष्ट बात है, हर राजनीतिक दल के अपने कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अब 2024 सामने है, सरकार के ब्रेक के बाद लौटेंगे, क्योंकि बहुत अहम सवाल है। विजय जी बता रहे हैं कि स्ट्रैटेजी तो बन गई, रोड मैप तैयार हो गया, लेकिन ये रोड मैप कहां तक जाएगा, रोजगार में तब्दील कैसे होगा, लोगों को कैसे फायदा पहुंचेगा, ये जानेंगे तमाम एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर हो रहे हैं। बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार के साथ आगे बढ़ा रही है सरकार और दावा यह है कि इस सड़कों के इस जाल से यूपी की तस्वीर बदलेगी। लेकिन जैन साहब, विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार ये सवाल कर रहे थे कि बेशक रोड मैप है, आप आगे बढ़ रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले आए हैं आप, लेकिन रोड मैपिंग पब्लिक वेलफेयर की क्या है? लेकिन उससे पहले रेखा शर्मा जी, मनोज यादव जी आपके पास आना चाहेंगे, सवाल आप पर दागना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ आप ही सरकार को नहीं घेर सकते, आपको घेरने के लिए रेखा शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। रेखा जी अपना सवाल पूछिए। मनोज भाई, मुझे आपसे ये सवाल करना है, आपने कहा कि मैं बायस होकर देख रही हूँ इस सब को। सच मानिए, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और उद्यमी भी हूँ, और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत काम कर रही हूँ। जहाँ तक महिलाओं की सिक्योरिटी की बात अगर मैंने कही, तो मुझे लगता है अगर आप सपा के प्रवक्ता की से अलग हटकर अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या हमारे मेरठ मुजफ्फरपुर जो रास्ते हैं क्या वो सेफ थे? मुझे नहीं लगता। मैंने अपने बचपन से सुना है, जब मैं कॉलेज में थी तब से सुना है उत्तर प्रदेश की कहानियाँ कि किस तरह से एक महिला 4 पुरुषों के साथ एक कार में जा रही है और उसको बाहर निकाल के उसके साथ रेप किया गया, उन 4 लोगों को मारा गया। मैं जब कॉलेज में थी तब सुना है। आज की डेट में मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, अपनी कार से खुद जाती हूँ, मुझे कहीं डर नहीं लगता। तो मैं बायस होकर नहीं सोच रही हूँ। रही बात इन रोडों से उद्योगों के विकास की तरफ, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। रिसेंटली मैं युगांडा की एम्बेसडर को मैं शाहजहांपुर तक लेकर गई थी, क्योंकि वहाँ पर हमारे एक इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एक छोटे से उद्योग वाले हैं, उनके पास एक कोई टेक्नोलॉजी थी जिसको मैं दिखाने ले जाना चाहती थी। आप सब यकीन मानिए, अगर वो पहले वाला उत्तर प्रदेश होता मैं ले जाने की हिम्मत ना करती, पर मैं बाय रोड उधर तक गई हूँ। और शाहजहांपुर में भी नहीं, शाहजहांपुर से भी तकरीबन 30 किलोमीटर अंदर जाके हम उनसे मिलकर आए हैं और आई वॉज फीलिंग वेरी सेफ।
मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैं किसी को, ना मैं बीजेपी की तरफ से बात कर रही हूँ, ना मैं सपा की तरफ से बात कर रही हूँ, मैं एक महिला और एक उद्यमी महिला की तरह से बात कर रही हूँ। जिन बातों का जिक्र करें रेखा शर्मा जी, क्या उनसे आप आंख बंद करके मुंह मोड़ सकते हैं? वो अपनी आप बीती बता रही हैं कि उन्होंने क्या बदलाव देखा, मनोज जी। लेकिन उससे पहले जैन साहब आपके पास आते हैं, ब्रेक से पहले आती हूँ। मनोज यादव जी आते हैं सर, आते हैं, लेकिन पहले मनोज जैन साहब पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ब्रेक से पहले विजय दुबे जी ने कहा था कि रोड मैपिंग सरकार की क्या है पब्लिक वेलफेयर के लिए। सड़कों का जाल तो आपने बिछा दिया, एक्सप्रेसवे बना दिए, लेकिन वो एक आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचाने वाले हैं? भविष्य की स्ट्रैटेजी क्या है सरकार की? देखिए, आदरणीय विजय जी ने एक अच्छा सवाल किया है और हमें लगता है कि पूरी डिबेट में पब्लिक की तरफ से कि इन एक्सप्रेसवे से आम पब्लिक को क्या मिलने वाला है, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है और हर एक आम नागरिक की तरफ से उनका ये सवाल है। तो देखिए, सरकार में हमें सवाल हम से पूछे जाएंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और विजय दुबे जी अगर कोई सवाल करे तो कहे नहीं आप विपक्ष के नेता की ऐसे से पूछे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका हक भी है और उनके माध्यम से जनता जानना भी चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो ये कि तमाम सारी लगभग 50% जो मंडियां पहले थी, उनमें 50% नई किसान मंडियों का गठन नया किया गया है और जिनको अलॉट भी किया गया है और अन्य मंडियों पे भी काम करा। और ई मंडी करके भी सरकार एक वो लेकर के आ रही है, अपना एक इस तरीके का भी काम लेकर के सरकार आ रही है कि ई मंडी के माध्यम से लोग अपना जो माल है उसको बेच सके, खरीद सके। दूसरी बात ये है कि जो एक्सप्रेसवे है, तो इन एक्सप्रेसवे में इस चीज का ध्यान रखा गया। जैसा अभी आदरणीय विजय दुबे जी ने ये एक अच्छी बात बताई कि पहले ये जो है बलिया तक था ये एक्सप्रेसवे, जो गोरखपुर एक्सप्रेसवे, फिर इसको आजमगढ़ तक लेकर के आए, फिर इसमें गोरखपुर को भी जोड़ा गया, इसमें एक रूट को गोरखपुर से भी जोड़ा गया। और अभी मैं भी सब पूरे रूट पे होकर के भी आया हूँ, जो है गोरखपुर तक पूरा और आगे बलिया तक पूरा मैं घूम करके भी आया हूँ, 5-6 दिन की विजिट करके भी मैं आया हूँ। बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है। और देखिए, इनके आसपास चीजों को डेवलप किया जा रहा है, वो चाहे मंडियां हो, मंडी समितियां हो या और चीजें हो, किसानों की चीजों को भी ध्यान में रख करके। देखिए, किसानों के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और अपने पहले बजट में जब सरकार योगी आदित्यनाथ जी की फर्स्ट सरकार बनी 2017 में, जब सरकार बन करके आई, तो पहला काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, अपने बजट से किया, बिना केंद्र के सहयोग के, कि किसानों का 36,000 करोड़ रुपए उन्होंने माफ किया। साथ ही साथ मंडी समितियां नई नई बन रही हैं और इस चीज का भी ध्यान रखा कि ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इसमें 55 जिले शामिल हो रहे हैं। जो ये 13 एक्सप्रेसवे हैं, इनमें 55 जिलों से होकर के एक्सप्रेसवे जा रहा है। तो क्या इन 55 जिलों का विकास डेवलपमेंट नहीं होगा? और ये जो जोड़ा गया ना, पहले बलिया तक था, फिर आजमगढ़ तक लाया गया, फिर इसमें गोरखपुर को भी जोड़ा गया। इसीलिए इन जिलों को जोड़ा गया कि इन जिलों के लोगों को भी लाभ मिले। और इसके बीच में भी जो जिले आते हैं, जो छोटे छोटे शहर और कस्बे आते हैं, उनको भी जाहिर सी बात है कि लाभ मिलेगा। और एक चीज है, मैं बताऊं आपको जो है पूजा जी, कि ये जो 19,000 किलोमीटर की सड़क की योजना है, इन एक्सप्रेसवे से अलग है और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से 19,000 किलोमीटर का काम उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मिला है, जिनमें से लगभग 9,000 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है और 10,000 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। ये 75 जिलों में काम हो रहा है। और इनमें हम क्या कर रहे हैं कि जो तहसील है उनको शहरों से जोड़ रहे हैं, सीधे जिलों से जोड़ रहे हैं। जिलों से तो एक्सप्रेसवे गया ही गया है और साथ ही साथ जो ग्रामीण स्तर की जो सड़कें हैं, उनको गांवों से तहसील स्तर पे जोड़ रहे हैं और तहसीलों को इनको ब्लॉकों से और ब्लॉकों को सीधे जिलों से जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि पूरे सर्वांगीण विकास की जो बात हो रही है, जिसका एक रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये ओडीओपी भी उसी का एक पार्ट है, कोई अलग का नहीं है। ओडीओपी इसीलिए है, वो चाहे भदोही की कालीन हो या आगरा का चमड़ा उद्योग हो, चाहे फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग हो, ये उद्योग जो है, ये जो हर जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र है, इन औद्योगिक क्षेत्रों को भी हम डेवलप कर रहे हैं। 75 जिलों में हर जगह पे औद्योगिक क्षेत्र है जो शहर के बाहर है, उन क्षेत्रों को भी हम डेवलप कर रहे हैं और उनमें सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे कि जो छोटे उद्योग है उनमें हम 10 लाख रुपए तक का ओडीओपी के अंतर्गत लोन दे रहे हैं। और बहुत मतलब एक तरीके से ये लोन जो है बहुत सस्ता लोन है, साथ ही साथ बहुत सारी सब्सिडी है और सरकार इसमें इसकी भी जिम्मेदारी ले रही है
कि आप जो उत्पादन करेंगे उनको कहाँ पहुंचाना है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं 90,000 करोड़ रुपए का निर्यात उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के अंतर्गत हो चुका है अब तक की। 90,000 करोड़ रुपए का 2018 में ये योजना लॉन्च करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और तब से अब तक की 90,000 करोड़ रुपए का निर्यात उत्तर प्रदेश से मात्र ओडीओपी के अंतर्गत हो चुका है। तो हम कहाँ पे किन चीजों को छोड़ रहे हैं। और एक चीज मैं बताऊं आपको पूजा जी, अगर विपक्ष से कोई हमें कोई अगर कोई सलाह मिलती है तो कोई परहेज नहीं उससे, या वरिष्ठ पत्रकार महोदय देती है, आम जनता की तरफ से आती है। हम तो विज्ञापन निकाल करके सलाह मांगते हैं जनता से कि ये चीजें हम लेकर के आ रहे हैं, अगर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है या आपकी तरफ से कुछ चीजें और है, विशेषज्ञों के अतिरिक्त आम जनता की कोई राय होती है उसको हम शामिल करते हैं। मनोज जी, आपकी तमाम सलाह मशवरे का तो स्वागत कर रहे हैं बहुत दिल खोल कर। जैन साहब, आप 6 साल के काम का लेखा जोखा मांगना चाह रहे थे। जैन साहब ने जिक्र किया कि जो सड़कों का जाल बुना जा रहा है वो 55 जिलों को क्रॉस करते हुए निकला है। तो आप ये तो मानेंगे ना कि अगर सड़क जुड़ती है ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरों से, तो कितना इजाफा होता है, लोगों को कितना लाभ होता है। और जैसा कि रेखा शर्मा बता रही हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया, 2 चीजों का अनुभव किया है कि बीते 6 सालों में सुरक्षा के लिहाज से भी और समय की बचत के लिहाज से भी सड़कों में कितनी तब्दीली आई है, वो भी रेखा शर्मा जी बता रही थी। अब इन दोनों बातों पर मनोज जी बताइए, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं विस्तृत और बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात रखूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक बात कही है कोट करके कि मैं सपा के प्रवक्ता के हैसियत से न कहूं। बिल्कुल प्रवक्ता से हट जाता हूं, एक आम नागरिक उत्तर प्रदेश का हूं, उसके लिहाज से मैं बात। आप अगर ये कह रहे हैं कि सड़कों पे आजकल अपराध बिल्कुल कहीं, उसके पीछे का रीजन कभी आपने जानने की कोशिश की कि अब सड़कों पे लूटपाट क्यों बंद हो गई? अगर आपने नहीं जाना तो दुर्भाग्यपूर्ण। वो दिन आदरणीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की है, जिन्होंने यूपी 100 जैसी व्यवस्था दी। हर रोड के चौराहे पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी रहती है। अगर कोई आपराधिक घटना घटित होती है सड़क पे तो हर जगह तत्काल, जिसका टाइमिंग मात्र 10 मिनट था घटना स्थल पे पहुंचने के, तो आप सोचिए इतने बड़े उत्तर प्रदेश में गाड़ियों का ये जाल बिछा, यूपी 100 जैसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था लाने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? आप भूल गए इस बात को और आपने सिर्फ श्रेय दे दिया क्योंकि आप एक उद्यमी महिला हैं, आपको व्यापार करना है, आप किसी सरकार का विरोध नहीं कर सकती और आपको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको उस बात को विस्तार से जरूर बताना चाहिए कि पूर्व की सरकार में कौन कौन से उद्योग आए, पूर्व की सरकार में कौन कौन सी 10-90 जैसी व्यवस्था, पूर्व की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, टीजिंग के लिए, उनपे आपत्तिजनक फोन कॉल आने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं किसने की? यूपी में महिलाओं को लोग एक मिनट रुक जाइए, 108, 102 नंबर जो लोग 102 नंबर तो खासकर जो महिलाओं के लिए थी, वो अस्पताल ले जाने के लिए, प्रसव वाली महिलाओं के लिए किस सरकार ने व्यवस्था करी? आप एक सरकार को सिर्फ किनारे करके उसकी कमियों को लाके, तो मैं कहता हूं ना, ये वही उत्तर प्रदेश है जो बीहड़ों में डकैतों के रूप में जाना जाता था, वो व्यवस्था खत्म हुई। हमारे जैन साहब कह रहे हैं कि हमने 75 के 75 जिलों पे कर दिया, हम नहीं कर पाए, पूछिए क्यों? हमने मुरादाबाद, मनोज जी मेरी भी बात सुन लीजिए सर, मनोज जी प्लीज, मनोज जी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बस एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। कामयाबी पर पहुंचने के बाद कामयाबी को बरकरार रखना भी तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने उस शिखर को छुआ, आपने प्रदेश की जनता को सिक्योरिटी दी, सड़क दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसे मेंटेन अब योगी सरकार कर रही है, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे वो उनको बधाई, बहुत सारी बधाई। मैं अपनी बात कहता हूँ जो जरूरी है जनता के लिए और आप सबके लिए भी जरूरी है। मैं नहीं सारा श्रेय लेने की हैसियत रखता। मुरादाबाद में पीतल का उद्योग है, मुरादाबाद की सड़क हमारी सरकार से भी पहले की सरकार नेशनल हाईवे पे है, वो हमेशा दिल्ली जाता था, आसानी से काम हो रहा था। फिरोजाबाद में मायावती जी की सरकार ने एक्सप्रेस वे बना दिया, बेहतरीन, तो उससे पहले भी वहां की सड़कें बेहतरीन थी। मनोज जी, लेकिन ओडीओपी की शुरुआत तो योगी सरकार ने कर दी, एक्सप्रेस वे आपने बना दिए, सड़क बना दी मनोज जी, लेकिन फिर योजना तो ओडीओपी योगी सरकार लाई। आप लोग पूजा जी, नहीं मनोज जी मेरी बात सुनिए, इतना तो स्वीकार करेंगे सर, इतना तो स्वीकार करेंगे सर, मानिए आपने सड़कों का जाल बना दिया, एक्सप्रेस वे बना दिया, लेकिन किस योजना के तहत अब इनका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है ओडीओपी, उसका तो श्रेय योगी सरकार को दे दीजिए। बोलने देंगी, अगर बोलने देंगी तभी तो बता। मेरी बात में भी तो सहमति जाहिर कीजिए मनोज जी। आलू का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो कन्नौज बेल्ट में पाया जाता है। कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में सबसे बेहतर आलू की खेती उत्तर प्रदेश में होती है।
उस एक्सप्रेस वे से जुड़ा है। आलू की मंडी बन रही थी, किसानों को उनके आय का 2 गुना नहीं 3 गुना पैसा मिलता अगर वो उनका माल बेहतरीन तरीके से मंडी के माध्यम से पहुंच जाता। आपने कहाँ मंडी बनने दी, कहाँ अब तक बनाई? लखनऊ का आम पूरी दुनिया में फेमस है, वो मंडी बन रही थी, वो मंडी अब तक बंद पड़ी है, अभी तक नहीं, आपने उसका काम नहीं शुरू कराया जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। सुन नहीं रहे, बात समझ ही नहीं रहे आप। अभी जो जैन साहब जिक्र कर रहे थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, भाई उसके जरिए भी तो बहुत सी चीजें फेमस हो रही हैं, दुनिया भर में पहुंच रही हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। विजय जी आपके पास आते हुए मनोज जी कुछ भी मानने को तैयार नहीं। विजय जी, लेकिन आप बतौर वरिष्ठ पत्रकार ये बताइए, बहुत पैनी नजर रखते हैं, सच्चाई इस समय प्रदेश की क्या है? क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब किसी भी प्रदेश का विकास करेगी तो आपको लगता है हाँ दुगनी रफ्तार के साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा। बहुत सी योजनाओं का जिक्र जैन साहब भी कर रहे थे, हालांकि उसमें खामियां मनोज यादव भी निकाल रहे हैं, लेकिन आप बतौर वरिष्ठ पत्रकार कैसे देख रहे हैं? सड़कों का विस्तार, एक्सप्रेसवे का विस्तार कितना बदल पाएगा यूपी को और कितना बदल रहा है? देखिए पूजा जी, 2024 और 2022 इसमें कितना फर्क है मैं समझता हूँ 7वां महीना चल रहा है। करीब 1.5 साल के वक्त के बाद में जनरल इलेक्शन में फिर सरकार को जाना है, और जहां भी जो सत्तासीन पार्टियां हैं, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, ये सारी पार्टियां जिन जिन राज्यों में चुनाव होने जाने जाए हैं वो अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को जितने सांसद देता है, अगर वो 2024 की कैलकुलेशन को पहले से लेकर नहीं चलेंगे, अभी उनकी एक मीटिंग थी जहां तक आपको पता ही होगा, चित्रकूट में उन्होंने एक अपनी 2024 के को टारगेट करते हुए अपने पदाधिकारियों की एक 300 का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। तो ये जो है, देखिए मैंने पहले भी अपनी बात रखी थी और मैंने कहा था कि जो भी पार्टी सत्ता में होगी वो अपना पॉलिटिकल टारगेट लक्ष्य पहले रखती है सामने। जहां तक बात इकोनॉमी की है, जो हम लोगों ने बीच में चर्चा की कि भाई हमारी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की होगी, हम क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो ये सब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आज हमारे पास मौजूद है और ये सरकारें प्लान कर रही हैं, ये पॉलिटिकल पहला टारगेट है, इकोनॉमी भी उसके साथ जुड़ी हुई जो कि सेकंड टारगेट है। लेकिन अगर हमको ये लगता साहब को चुनाव जीतने के लिए हमको पहले अपना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर देना चाहिए, मंडियों को बाद में उद्घाटन करना चाहिए, या ओडीओपी की जहां तक आपने बात की, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उद्योग जो हैं वो जिलों के हिसाब से बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में फिक्स रहे हैं। जैसे मान लीजिए फिरोजाबाद की चूड़ियां हैं, अब उसको बदलने के लिए नई सरकार को ओडीओपी लाने की जरूरत नहीं है, वो एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को केवल आपको सपोर्ट करना है और उसके टर्नओवर को, वहां के उद्यमियों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है और उनको आपको इंसेंटिव देकर के आगे बढ़ाना है। जहां तक बात लोन बांटने की है, तो इस सरकार ने एक बड़ा कामयाबी से काम किया है, कहा है कि साहब हम लोन बहुत बांट सकते हैं, आप अपना उद्योग लगा लीजिए, अपनी चीजों को ले लीजिए, हमने सड़क दे दी है, पैसा हम दे रहे हैं आपको। तो ये अगर उद्यमी हमारे यहाँ इतना अच्छा अगर पोटेंशियल है, हमारे पास में इतना अधिक बिजनेस माइंडेड लोग हैं जो कि उन उद्योगों को आगे ले जा सके, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक नंबर 1 का राज्य बने जहां की उद्यमियों की भरमार हो और उद्यम बहुत उत्कृष्ट किस्म के हो। लेकिन नोएडा से जितना रेवेन्यू सरकार को मिलता है उतना और किसी शहर से, किसी और इकोनॉमिकल जोन से नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? उसका आप खुद नोएडा में बैठे हुए हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। रेखा जी ने भी नोएडा का जिक्र किया मुझसे कि हम नोएडा से पहले जाते थे, तो देखिए जो सिक्योरिटी के मामले हैं वो एक इशू है। वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स आएंगी इनको अपना सिक्योरिटी के इश्यूज को देखना होगा, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो चाहे किसी की भी हो। लेकिन आपको अगर बेहतर एनवायरनमेंट देना है, आपको यहाँ उद्यमों को विकसित करने के अवसर देने हैं, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना होगा और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देना, जिसको जो भी इन्वेस्टमेंट करे बिजनेस में ना करे, उसको इस बात का डर ना हो कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूँ लेकिन कहीं फंस ना जाऊं। बिल्कुल रेखा शर्मा जी, 16% आबादी राष्ट्र की सबको जवाब नहीं होना चाहिए कि हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है, स्टेट में बहुत बेहतर जगह है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है रेखा शर्मा जी, 16% आबादी राष्ट्र की रहती है यूपी में, युवा भी है, बेरोजगार भी है,
चूंकि आप एक रिसर्चर हैं, आपने बताया कि आप बहुत से राज्यों में घूमी हैं और वहाँ पर आपने रिसर्च किया है, वहाँ की सड़कों को लेकर खासतौर पर। जब आपने यूपी के में रिसर्च किया तो अभी भी कहा यह जा रहा है कि एक्सप्रेसवे की तुलना में जो गांव कस्बों की सड़कें हैं वो इतनी विकसित नहीं हैं। पूजा जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, मैं 2007 से ताइवान गवर्नमेंट को हेल्प करती रही हूँ उनके डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में लेकर आने के लिए, और बड़े गर्व से कहती हूँ कि 190 ताइवानीज़ इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में लाने का श्रेय थोड़ा सा तो मिलना चाहिए, क्योंकि रिसर्च किया है। 2016 में मैं कानपुर लेकर गई थी अपने ताइवान डेलीगेशन को, और कानपुर में हमने 5 दिन निकाले थे, और वो 5 दिन हमारे लिए, हम जिस भी इंडस्ट्रियल जोन में गए थे, और बात 2016 की नहीं, मैं तो अभी जून में भी जाकर आई हूँ, तब भी मैं एक बड़े एक्सपोर्ट, हमारे ही एक मेंबर हैं, IIA के एक मेंबर हैं जो कि फार्मा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उनके एक्सपोर्ट का हमने एक एग्रीमेंट करवाया है साल में $4 लाख का। तब भी मैं गई हूँ, अपनी होटल से लेकर और उनकी फैक्ट्री तक, तब जो हाल था और अब जो हाल है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मनोज जी, मैं बहुत दिल से अपने देश की तरक्की में बिलीव करती हूँ। मुझे सरकारों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लोगों की जीवन स्तर से फ़र्क पड़ता है, मुझे उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं से फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर 75 राज्यों में ये जो ODOP है उसके ऊपर हमने उनके साथ बात करी है। हमारे अध्यक्ष जी श्री अशोक अग्रवाल जी ने अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही एक गवर्नमेंट के साथ बात करी है, और एक हमने साझा कार्यक्रम बनाया है जहां पर कि हम ODOP में लोगों को, उद्योगों को किस तरह से विकास सकते हैं कि बेशक 2024 के एजेंडे को लेकर योगी सरकार चल रही हो, लेकिन फायदा तो उससे लोगों का ही होगा। जैन साहब, बहुत निष्पक्ष भाव से बताइएगा, ये नहीं कि आप सरकार में हैं इसलिए खूबियां ही बताएंगे, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि किन किन स्तरों पर अभी और सुधार की जरूरत है सड़कों के इस जाल में, और सरकार सड़कों के विकास के मामले में कितनी प्रतिबद्ध आपको नजर आती है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, और डेवलपमेंट की और सुधार की दोनों चीजों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हम कितना भी डेवलपमेंट कर लें, और अधिक डेवलपमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है कि हम और अधिक तरक्की करें। दूसरी बात यह है कि अभी आदरणीय पत्रकार महोदय ने, विजय जी ने भी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, रेखा जी ने भी एक बात कही कि देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है उद्योगों के लिए, देश के विकास के लिए सड़कों के साथ साथ सुरक्षा। तो सुरक्षा की जहाँ पे बात आती है, दरअसल देखिए कि पिछली सरकार में क्या था कि 5000 दुर्दांत अपराधी, एक अपराधी होता है तो उससे प्रदेश हिल जाता है। तमाम ऐसे बड़े बड़े अपराधी हैं, एक अपराधी का नाम सुन करके प्रदेश हिल जाता है। क्या था, पिछली सरकारों में लोग अपराधियों का नाम बताते थे कि हमारे फला से संबंध है, फला संबंध है, मुख्तार अंसारी से है, दाऊद से है, फला से। आज लोग बताते हैं कि नहीं, हमारे विजय जी से संबंध है, हमारे रेखा जी से संबंध है, हमारे पूजा जी से संबंध है। आज लोग बताते हैं हमारे पत्रकारों से संबंध है, हमारे उद्योगपतियों से संबंध है। ये डिफरेंस आया उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के विकास में और राजनीति में। और एक चीज है, ये 5000 जो दुर्दांत अपराधी थे, इनके खिलाफ NPW जारी था बाकायदा न्यायालय के द्वारा, और 5 साल से खुले घूम रहे थे। इनको कोई गिरफ्तार करने वाला तक नहीं था, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी क्यों गिरफ्तार करें। सरकार ने क्या किया, इन 5000 दुर्दांत अपराधियों को जेल में डाला। उससे क्या हुआ, बाकी जो छोटे मोटे अपराधी थे वो तो अपने आप दहशत में आ गए, या तो प्रदेश छोड़ दिया, घर में चुपचाप बैठ गए। इसलिए प्रदेश में शांति आई। तो लॉ एंड ऑर्डर जितना बेहतर होगा, जिसकी बात आदरणीय विजय जी ने कही, तो सुरक्षा अपने आप मनोज जी, जैन साहब ने सीधा सड़कों के इस जाल से उन समस्याओं को भी कटघरे में ले लिया, खत्म करने के संदर्भ में कि अपराध पर भी लगाम लगा रही है, क्योंकि सड़कें मजबूत हैं, दमदार हैं, जो बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि सड़कों से भी हल हो सकती हैं। बहरहाल 2021 जौनपुर में चुनाव से पहले कहा था नितिन गडकरी ने कि अगर सीएम योगी फिर से बनते हैं सीएम, तो यूपी की सड़कों का स्टैंडर्ड अमेरिका के स्तर का होगा। मनोज जी, इस दावे में आपको क्या सच्चाई? 2022 हो चुका है, 1 साल बीत चुका है, क्या लग रहा है, सड़कें वाकई स्टैंडर्ड की हो गई हैं क्या? देखिए, जो सड़क बनेगी उसकी गुणवत्ता, उसके इस्तेमाल करने पे लगभग आ ही जाएगी। उसमें मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला ना SDO हूँ, ना मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन एक बड़ी बात कह दूं, और मेरे ख्याल से मेरी इस गेंद पे जो लॉ एंड ऑर्डर की और दुर्दांत अपराधियों की बात की है, जैन साहब क्लीन बोल्ड होंगे और पूरी बीजेपी क्लीन बोल्ड होंगे।
सारे माफियाओं का नाम ले लिया, सब खत्म हो गए। मैं भी ये मान रहा हूँ कि लगभग खत्म हो गए। लेकिन इतना बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश में पूजा जी है कि प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी में एमएलसी का चुनाव होता है और बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार जाता है। जीतता कौन है? किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं, दुर्दांत माफिया जेल में बंद ब्रजेश सिंह की पत्नी चुनाव जीतती। आप सोचो, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप सोचो, 2017 आ रहे, 2019 आ रहे, 2014 आ रहे, 2022 आ रहे, एक पागल क्यों होने लगे? क्या हो गया? दिक्कत होने लगी क्या? मैंने तो अभी एक ही नाम लिया, दूसरा नाम सुन लो। और फिर बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ता है जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का। आपको पता है कौन जीतता है? एक किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं जीतता है, एक खूंखार माफिया जो है धनंजय सिंह, उसकी पत्नी चुनाव जीतती है। ईवीएम हैक हो गई, ये कौन से लोग हैं जो इस तरह से माफियावाद को बढ़ावा दे रहे हैं? दो में से एक बात कहिए ना, या तो कहिए बीजेपी ईवीएम हैक कराती है, देखो हमें इतनी बेचैनी नहीं है। मैंने सत्य कहा और आपको दर्द हो गया, मुझे कोई बेचैनी नहीं। नहीं, आप तो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है उत्तर प्रदेश में, ज्यादा ताकतवर फिर चुनाव कैसे जीत जाते हैं? देश में कोई नहीं है। दो में से एक प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में अगर एक माफिया चुनाव जीत जाए और बीजेपी चुनाव हार जाए तो आप सोच सकते हो कि माफिया और सरकार का इंटैक्ट किस तरीके से है। विजय दुबे जी, इस जीत हार के सियासी वाद पलटवार से इतर आप पर आते हुए ये बताइए कि जनता इस समय कहां पर है? राज्य में दोबारा योगी सरकार है, काम करने के दावे भी किए जा रहे हैं, विपक्ष उस पर मोहर नहीं लगा रहा, लेकिन ये बताइए कि बहुत संक्षेप में विजय दुबे जी, बहुत संक्षेप में एक लाइनर कि किस तरह से आप देख रहे हैं इस रोड कनेक्टिविटी से कितना फायदा प्रदेश को? बहुत संक्षेप में सर। देखिए, हाँ नहीं पूजा जी, आप सही कह रही हैं। ऐसा है कि योगी सरकार के दोबारा आने का कोई कारण है? उसका कारण सीधी सी बात है, जनता को उनका काम पसंद आया है और उनको दोबारा चुन करके उन्होंने सत्ता सौंपी है। तो मैं मान के चलता हूँ सरकार कितना खरी उतरती है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय बहुत कम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सभी का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जय हिंद।